हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल विजडम क्लास में। मैं प्रकाश सर आज आप लोग को बताऊंगा कि गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम को कैसे साबित किया जाता है। मतलब यह है कि गॉस का नियम आपको दे रहा है कि फाई इक्वल टू होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस का नियम। किसका नियम? ये गॉस का नियम, जिसको मैंने साबित कर रखा है पहले भी, ठीक है। और जो कूलम्ब का नियम होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यह क्या है? आपका कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम ये आप लोग जानते हो पहले से, ठीक है। कूलम्ब का नियम। अब हमको ये नियम दे रहा है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आपको दिया जा रहा है, और आपको बोला इसके हेल्प से इसको साबित कीजिए। 5 नंबर 2 बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, 2009 से लेकर 2020 के बीच में, ठीक है ना। तो आपको ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम को कैसे साबित किया जाता है, या गॉस के नियम की सहायता से कूलम्ब के नियम को साबित करें। तो इसको भी हम लोग यही साबित करेंगे। ये दिया हुआ है, हमको ये लाना है। आपको पहले से पता है कूलम्ब का नियम क्या होता है? बंद सतह के लिए होता है, ठीक है। सॉरी, गॉस का नियम किसके लिए होता है? बंद सतह के लिए होता है। और कूलम्ब का नियम जो होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल या विकर्षण बल जो होता है उसका परिमाण जो होता है उसको निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? कूलम्ब के नियम का। अगर कोई बंद सतह है और उसका अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, मतलब विद्युतीय फ्लक्स निकालना है, तो किसका यूज करते हैं? गॉस के नियम का। ये आप लोग पहले जानते हो, इसको मैंने दोनों पहले प्रूफ कर रखा। अगर नहीं जानते हो तो दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग पहले जाएं, उसे देखें, समझें, फिर इस वीडियो को अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। नहीं तो ऐसे भी अगर जानते हो तो भी समझ सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे छोटा सा। देख लीजिए यहाँ पे ये आपका है एक स्फीयर। ये क्या आपका? एक स्फीयर हो गया। इसका सेंटर मान लीजिए ओ है। सेंटर क्या है? ओ है। बहुत इजी कंसेप्ट है, 5 नंबर के लिए ध्यान से समझेंगे। Q1 चार्ज इसके सेंटर पे है। इसके सरफेस पे हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। एक गॉसियन सरफेस हम लोग घेरते हैं, यानी गॉसियन सतह घेरते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे मान लीजिए इसका जो एरिया है वो क्या है? ds है। क्या है? ds है। और इसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E है। इसका रेडियस r है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए b, यहाँ पे पॉइंट ले लीजिए p। कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर ds, ये वेक्टर e। अब इस तरफ जो है इसका r कैप, इधर लीजिए इसका n कैप। डायरेक्शन दोनों का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का, दोनों का डायरेक्शन मैंने लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का r कैप और ये वेक्टर का n कैप। अब यहाँ पे r कैप और n कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या एक ही सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में। इसलिए एन के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर जो है एरिया वेक्टर, उस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। यहाँ तक तो समझ में सबको आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो B है, B पॉइंट के पास चार्ज कितना है? यहाँ प्लस Q1 है, यहाँ भी मान लेते हैं प्लस Q2। कितना चार्ज है? प्लस Q2। क्या है? प्लस Q2। ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस। ये क्या है आपका? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ठीक है। और ये आपका हो गया स्फीयर। क्या हो गया? स्फीयर। ये क्या है आपका? स्फीयर। अगर इसका एरिया निकालना होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, पहले से आप लोग जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे अगर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको सब लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? माना O केंद्र वाला कोई क्या है? स्फीयर है। O केंद्र वाला क्या है? पहले हिंदी में मैं लिखा है तो फिर मैं इंग्लिश में भी लिखा दूंगा। माना O केंद्र वाला क्या है? कोई स्फीयर है, ठीक है, जिसका त्रिज्या क्या है? R है। हम इसके सतह के बिंदु B पर एक गॉसियन सरफेस घेरते हैं जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या है? वेक्टर ds है। वी कंसीडर ए स्फीयर, a closed sphere whose center is O and radius is R, be enclosed a Gaussian surface at the point B, है ना, whose vector area is ds. Here angle between vector E and vector ds is 0 डिग्री। मतलब कि विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो कोण है वो क्या है? 0 डिग्री। यहाँ तक स्पष्ट है? तो चलिए हम लोग आते हैं पहले, सबसे पहले आते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा मैंने बताया था आप लोग को, फाई इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर E डॉट ds। इसी को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? E ds cos थीटा, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था? E और ds के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो यहाँ पे थीटा के पे 0 डिग्री पुट कर लीजिए। तो E ds cos 0 डिग्री। तो E का ही रहेगा, ds रहेगा, cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 रखेंगे। E ds एकदम आराम से समझना है। फाई इक्वल टू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको कर दिए क्वेश्चन फर्स्ट। फिर लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ। फ्रॉम गॉस लॉ, कौन लॉ से?
गॉस लॉ से। तो गॉस लॉ से बात करें तो फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर यहाँ पे बात करें तो फाई इक्वल टू होगा, यहाँ पे सेंटर पे चार्ज कितना है, Q1 है, तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा फाई के वैल्यू है मैंने पहले से निकाला था एडीएस, अभी क्या है क्लोज है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्लोज्ड, क्या लिखेंगे क्लोज्ड, ये क्लोज्ड का मैंने निकाला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोज्ड EDS इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख दीजिए हेयर, क्या लिखिएगा हेयर, हेयर। अब देखिए E को बाहर कर दीजिए, क्लोज DS इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ ध्यान देंगे हम लोग E को रहने दीजिए। अब देखिए DS का वैल्यू क्लोज पूरा क्या स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के लिए क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, तो DS पे क्या पुट करेंगे 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से E का वैल्यू निकालते हैं, अगर इक्वल टू क्या होगा 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आप कीजिए, क्वेश्चन 1 हो चुका है, इसको कीजिए 2, जल्दी से पहले यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। तो E का वैल्यू निकल चुका है। आप याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद है आप लोग को, यहाँ पे लिखेंगे we know that, जल्दी से बोलिए क्या होता है, बोलेगा सर E इक्वल टू होता है F बाय Q नॉट, है ना, मैंने बताया था आप लोग को कैसे आता है, इसको मैंने समझा दिया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा मतलब इकाई धन आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। मतलब इकाई धन आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र में बल अनुभव किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हियर E तो ठीक है, F भी ठीक है, लेकिन Q नॉट पे क्या होगा Q2 होगा, है ना, क्योंकि इसी के द्वारा क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पे इफेक्टेड Q नॉट Q2 के द्वारा, यहाँ पे क्या पुट करेंगे Q2, अगर क्रॉस गुना करते हैं यहाँ से F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू आपका हो जाएगा E इंटू Q2। अब Q2 E का वैल्यू तो मैंने पहले निकाला था इक्वेशन सेकेंड में, तो यहाँ पे आपको पुट कीजिए जल्दी से, तो 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2, थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय क्या आएगा r स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब यही क्या हुआ आपका कूलम का नियम हुआ, जो कि मैंने गॉस के नियम की सहायता से इसको साबित किया। एकदम इजी कंसेप्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा कुछ बातें आप लोग समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा इसे मैंने बता रखा है पहले से भी, है ना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ आप लोग को। देखिए जब गॉस का नियम मैंने साबित किया था, जब गॉस का नियम, तो वहां पे मैंने यूज किया था कूलम के नियम का। याद कीजिए आप लोग, जब मैंने गॉस के नियम साबित किया था तो वहां पे कूलम का, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, जल्दी से पहले नोट कीजिए इसको। तो आप लोग जो गॉस नियम को साबित करना भी सीख लिया, आप लोगों ने फिर गॉस के नियम से कूलम का नियम कैसे साबित किया था उसको भी आप लोगों ने सीख लिया। तो गॉस का नियम बोलेगा साबित करने के लिए, तो उसको लिए मैंने दो मेथड आप लोगों को बताया था। गॉस के नियम को हम लोग दो मेथड से साबित कर सकते हैं। एक मैंने बताया था, अगर सॉलिड एंगल का डेफिनेशन जानते हो, है ना, तो वहां से कैसे निकालते हैं। एक मैंने सिंपल आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा गॉस का नियम कैसे निकालते हैं। दो नियम आप लोग समझ चुके हो। अब आज हम लोगों ने क्या देखा इस वीडियो में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये मैंने निकाला कहां से, फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट से, यहां से मैंने इसको निकाला। मतलब विद्युतीय फ्लक्स का जो परिभाषा होता है, उस परिभाषा की सहायता से मैंने किसको साबित किया, कूलम के नियम को प्रूफ कर दिया। यही ना किया है। तो ये जो क्वेश्चन आपका पूछता है, ये तो गॉस के नियम को आसानी से पूछेगा, गॉस के नियम को लिखे तथा इसे साबित करे, तो ये तो 5 नंबर का हो गया। लेकिन अगर पूछे गॉस के नियम की सहायता से कूलम के नियम को साबित करे, तो ये भी कितना नंबर का होता है, 5 नंबर का, जो कि मैंने अभी आप लोग को समझाया। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि गॉस का नियम जो होता है वो केवल क्लोज सरफेस के लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए, ये इसका निष्कर्ष है ना। और जो कूलम का नियम होता है ना, वह दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल का जो परिमाण होता है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पे मैंने जो लिया था, एक स्फीयर लिया, है ना, एक सेंटर लिया O, यहाँ पे Q1 चार्ज था, यहाँ पे क्या था Q2 था, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना था R था। तो इसके बीच कुछ तो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन। तो ये फोर्स अगर मैग्नीट्यूड का उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हम लोग,
कूलम के नियम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कूलम के नियम का। तो यहाँ पे मैंने कूलम का नियम भी अप्लाई कर दिया। यहाँ पे सेंटर पे O चार्ज था, O के पास Q1 चार्ज था, यहाँ पे मैंने B लिया था, अब B के पास चार्ज लिया था Q2 था, यहाँ पे कूलम का नियम लागू होगा। ऐसा मत समझिएगा सर जी ये तो गॉसियन सरफेस था, यहाँ पे गॉसे का नियम लगेगा ना, कूलम का नियम कैसे लगेगा? तो देखिए गॉस का नियम लगा, आप समझ रहे हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है? Q2 भी है, इस दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो वो जो फोर्स होगा वो किससे निकलेगा? तो वो निकलेगा कूलम के नियम से ही निकलेगा। इसीलिए यहाँ पे कूलम का नियम अप्लाई हो रहा है। इसीलिए मैंने गॉस का नियम का हेल्प लिया है ना, फाई इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन, उसके द्वारा मैंने इसको प्रूफ कर दिया। अब स्पष्ट हो ना बात? ऐसा कोई बच्चा ना समझे कि सर जी यहाँ पे गॉसियन सरफेस था तो केवल गॉस का नियम लागू होगा, है ना, कूलम का नियम लागू नहीं होगा। बिल्कुल गलत आप समझ रहे हो। यहाँ पे कूलम का नियम भी लागू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज है, एक सेंटर पे एक बी पे। ठीक है, आशा करता हूं वीडियो को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।